स्टूडेंट्स चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज कंटिन्यू करते हैं और दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब इसमें आज हम ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओजोन डिप्लीशन और उसके बाद फिर हम कुछ केस स्टडीज भी पढ़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? सबसे पहले ओजोन को समझिए। ओजोन एक लेयर होती है O3, ओजोन इज O3। ओजोन एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर में। और अब ओजोन की अगर बात की जाए तो बैड ओजोन और गुड ओजोन, ये दो लेयर्स होती हैं। बैड ओजोन कहाँ प्रेजेंट होती है? ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट होती है और ये प्लांट्स और एनिमल्स को हार्म कॉज करती है। एक होती है गुड ओजोन। गुड ओजोन प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। The bad ozone is formed in troposphere that harms plants and animals. Good ozone, it is found in upper part of atmosphere called as stratosphere. अब ये स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी गुड ओजोन और ये एक्ट करती है शील्ड की तरह, एक तरह से शील्ड कर लेती है अल्ट्रावायलेट, सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनको ये एब्सॉर्ब करती है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये इंजूरियस होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। सिंस डीएनए एंड प्रोटीन्स क्यों हार्मफुल होती है? सन से जो आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो क्यों हार्मफुल होती है? क्योंकि वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका डीएनए और उनके जो प्रोटीन्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, जिससे कि इसके केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है। डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा। और म्यूटेशंस अगर हो गई डीएनए में तो कैंसर जैसी कंडीशन सामने आ सकती है। थिकनेस ऑफ ओजोन, थिकनेस ऑफ ओजोन को हम नापते हैं डॉप्सन यूनिट में, DU में। सो थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट। ग्राउंड से लेके एटमॉस्फेयर तक कितना थिकनेस है ओजोन लेयर का, उसको हम डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। ओजोन गैस इज कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अब ओजोन गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में फॉर्म होती है। किस तरह से फॉर्म होती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब एक्ट करती हैं ओजोन ऑक्सीजन पे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ने ऑक्सीजन पे एक्ट किया तो इस तरह से नासेंट ऑक्सीजन बनी। नासेंट ऑक्सीजन जो है उसने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ तो बना O3, ओजोन। So ozone gas is continuously formed by ultraviolet rays on molecular oxygen and also degraded into molecular oxygen in the stratosphere। stratosphere में ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो बट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन। एक बैलेंस होना चाहिए स्ट्रेटोस्फीयर में, जिस रेट पे ओजोन का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस जिस रेट पे इसका डिग्रेडेशन हो रहा है, इसका एक स्ट्रेटोस्फीयर में इसका एक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन ये बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो रेफ्रिजरेटर्स में और AC में यूज होती हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये ओजोन को डिग्रेड कर देते हैं। सो ये जो बैलेंस है ओजोन के बनने का और डिग्रेड होने का, ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है बाय इन्हांसमेंट ऑफ ओजोन डिग्रेडेशन, क्योंकि डिग्रेड हो जाती है ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। CFCs discharge in the lower part of atmosphere move up। अब CFC जो एटमॉस्फेयर से रिलीज हो रही है, अर्थ पे CFC यूज जो हो रही है वो यहाँ से एटमॉस्फेयर में रिलीज जब होगी तो ये ऊपर जाएगी। ऊपर कहाँ जाएगी? ये एटमॉस्फेयर में जाएगी, स्ट्रेटोस्फीयर में जाएगी। स्ट्रेटोस्फीयर में ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है ये एक्ट करती हैं CFCs पे। CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसमें क्लोरो प्रेजेंट है, क्लोरो मतलब क्लोरीन प्रेजेंट है। तो इसमें जो एटमॉस्फेयर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एक्ट करते हैं CFC पे और इसमें से क्लोराइड आयंस जो है, क्लोराइड एटम्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं और ये जो क्लोराइड आयंस है ये डिग्रेड कर देता है ओजोन को, जिससे कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, सो क्लोराइड एटम्स आर नॉट कंज्यूम्ड इन दिस रिएक्शन। ये जो क्लोराइड आयंस जो है जो बने हैं CFC से, ये क्लोराइड आयंस जो है ओजोन को डिग्रेड कर देते हैं और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब ये देखिए डायग्राम NCERT से है। ओजोन होल आप देख पा रहे हैं इसमें। ओजोन होल तो आपको लिए बहुत कॉमन वर्ड है। ओजोन होल कहाँ देखा गया है? एंटार्क्टिका में।
एंटार्क्टिका में ये देखा गया है, पर्पल कलर से जो आप देख रहे हैं, दिस इज ओजोन होल। ओजोन, इस जगह पे ओजोन की जो थिकनेस है वो बहुत कम है, यहाँ पे थिनेस्ट ओजोन प्रेजेंट है। ओजोन थिकनेस इज गिवन इन डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट में आपको बताया मैंने, डॉप्सन यूनिट में नापा जाता है ओजोन की थिकनेस को। ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका डेवलप्स ईच ईयर, हर साल ओजोन होल बन जाता है एंटार्क्टिका रीजन पे, बिटवीन, और कौन से टाइम पे बनता है, बिटवीन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब लेट अगस्त से शुरू होके लेट अगस्त से अर्ली अक्टूबर के बीच में ओजोन होल बन जाता है। कहाँ पे, एंटार्क्टिका में, अंटार्कटिका के ऊपर। Hence, whatever CFCs are added to the atmosphere, they have permanent and continuing effect on ozone levels, although ozone depletion। अब देखो, जब कंटिन्यूअसली CFC का यूज होता रहेगा अर्थ पे, तो CFC रिलीज होंगे, CFC रिलीज होगी स्ट्रेटोस्फीयर में, और फिर क्या होगा कि जो ओजोन की जो लेवल है, ओजोन की लेवल कंटिन्यूअसली अफेक्ट होती रहेगी। ओजोन का डिप्लेशन होगा स्ट्रेटोस्फीयर में, और ये डिप्लेशन देखा जाता है अंटार्कटिक रीजन में, जिसकी वजह से ओजोन होल बन गया है। ओजोन लेयर थिन हो गई है, और ओजोन लेयर के थिन होने से ओजोन होल बन गया है। सो यूवी रेडिएशंस ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवीबी आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस गिवन दैट द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट। अब देखो, सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, ठीक है, उसमें से जो सबसे शॉर्टर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जिसको यूवीबी कहते हैं, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है अगर ओजोन लेयर इंटैक्ट हो। इंटैक्ट मतलब कहीं उसमें होल ना हो, कहीं से अगर वो थिन ना हो, तो तो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन ये ओजोन का जो डिप्लीशन है, ओजोन का डिप्लीशन फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोक नहीं पाता है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ के अंदर एंटर करेंगी, ये डैमेज करेंगी डीएनए को, डीएनए डैमेज होगा तो म्यूटेशंस होंगी, और उन म्यूटेशंस की वजह से एजिंग ऑफ स्किन होगी, डैमेज टू स्किन सेल्स होगा, और कैंसर के भी चांसेस है, स्पेशली स्किन कैंसर। इन ह्यूमन आई कॉर्निया, अब देखो ह्यूमन आई के अंदर जो कॉर्निया है, कॉर्निया एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। लेकिन अगर हाई डोज का एक्सपोजर मिले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस का हाई डोज का अगर एक्सपोजर मिले, तो कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसको हम स्लो ब्लाइंडनेस डिजीज कहते हैं, स्लो ब्लाइंडनेस। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ये अर्थ का, सपोज ये अर्थ का अर्थ है, अर्थ पे के चारों तरफ ये ओजोन है, ओजोन प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। लेकिन अगर ओजोन की थिनिंग होगी तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, स्पेशली अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशंस एंटर करेंगी एटमॉस्फेयर में, और ये नुकसान पहुंचाएंगी। स्पेशली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन कर देती है, और कॉर्निया के इन्फ्लेमेशन जब हो जाता है, उस डिजीज को बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस। प्लस इसके साथ साथ कैटरैक्ट भी हो जाता है, और ये जो डिजीजेज है ये कॉर्निया को परमानेंटली नुकसान पहुंचाती हैं। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, ओजोन डिप्लीशन के नुकसान को ध्यान में रखते हुए, इंटरनेशनल ट्रीटी एक साइन की गई, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल में साइन की गई, कनाडा में है ये प्लेस। 1987 में साइन की गई, जो कि इफेक्ट में आई 1989 में। किस लिए साइन की गई ये ट्रीटी? ताकि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का जो एमिशन है, ओजोन को जो थिन करने वाली जो गैसेस है, उनका जो एमिशन है वो कम हो सके। उसके अलावा और भी बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स बनाए गए, बहुत सारे रोड मैप्स बनाए गए डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, ताकि जो CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है, उनका एमिशन कम हो सके, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो ओजोन का डिप्लीशन करते हैं। प्लस उसके साथ साथ अगर और कोई भी केमिकल है जो ओजोन का डिप्लीशन अगर कम करता है, उसका यूज भी कम हो सके।
अब बात करते हैं डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। इसका मतलब समझिए पहले, डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स, कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वाटर की ही अगर हम बात करें, वाटर या सॉइल की अगर हम बात करें, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज का अगर हम इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, इनका हम कंटिन्यूसली इनका एक्सप्लॉयटेशन अगर हम करते रहे, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते रहे, ज़रूरत से ज़्यादा इनका पोल्यूशन अगर हम करते रहे तो इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। सो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा। तो प्रॉपर अगर इम्प्रॉपर मतलब गलत तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो तो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा। सो द डिग्रेडेशन, नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिग्रेडेशन है वो पोल्यूटेंट्स की वजह से ही नहीं बल्कि इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन की वजह से भी होता है। फॉर एग्जांपल सॉइल किस तरह से खराब होगी, पहला तो पोल्यूटेंट्स, अगर उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूटेंट्स अगर आ जाए सॉइल में तो सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी। प्लस उसके साथ साथ अगर सॉइल के अंदर सॉइल में से अगर हम ट्रीज को कट करके रिमूव कर दें, डिफॉरेस्टेशन अगर हो जाए तो क्या होगा, तो भी उस कंडीशन में जो सॉइल है सॉइल की क्वालिटी खराब होगी। ठीक है, तो इसलिए लिखा गया है कि डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिग्रेडेशन है वो दो वजह से होता है, एक तो पोल्यूटेंट्स की वजह से प्लस उन रिसोर्सेज के इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन की वजह से। इसमें सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे हम सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो अगर पानी से या एयर से अगर वो इरोड हो जाती है, इरोड मतलब हट जाती है वहाँ से, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। और सॉइल इरोजन की वजह से क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन होगा, क्योंकि जो सॉइल है उसमें जो उसकी जो फर्टाइल लेयर है वो वॉश ऑफ हो रही है तो वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। और मेन रीजन क्या है सॉइल इरोजन और डिजर्टिफिकेशन का, मेन रीजन है डिफॉरेस्टेशन। अब सॉइल के फॉर्मेशन में, सॉइल जो बनती है, टॉप सॉइल जो बनती है उसके फॉर्मेशन में सेंचुरीज लगती हैं, बट इट इज रिमूव्ड, और वो लेकिन वो इजीली रिमूव हो जाती है ह्यूमन एक्टिविटीज से, सच एज ओवर कल्टीवेशन। ओवर कल्टीवेशन मतलब एक एरिया में जरूरत से ज्यादा अगर हम कंटिन्यूअसली कल्टीवेशन फसल अगर उगाते रहे। अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग मतलब जो एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में जो वेजिटेशन है उसको खाते रहते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब अनकंट्रोल्ड वे में, इसका कोई अगर ध्यान ना रखा जाए तो। डिफॉरेस्टेशन अगर हो, डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज, और पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस मतलब सिंचाई की जो प्रॉपर टेक्निक्स अगर ना यूज किए जाए तो उससे जो एक पर्टिकुलर एरिया है वो एरिड पैच ऑफ लैंड में कन्वर्ट हो जाता है, वो एरिया बिल्कुल ड्राई हो जाता है, प्लस वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, सॉइल की जो ऊपर फर्टाइल लेयर है वो वहाँ से हटने लगती है। और लार्ज एरियाज में जब काफ़ी टाइम तक सॉइल इरोजन अगर होता रहे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। तो इंटरनेशनली देखा गया है कि बहुत सारे जो एरियाज हैं वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, डेजर्टिफिकेशन हो गया है, और इसका जो मेन रीज़न है वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब वहाँ पे ट्रीज को कट करके फैक्ट्रीज बनाई गई हैं, इंडस्ट्रीज बनाई गई हैं, कॉलोनीज बनाई गई हैं, तो इंक्रीज अर्बनाइजेशन की वजह से डेजर्टिफिकेशन हुआ है। वाटर लॉगिंग एंड सलाइनिटी, वाटर लॉगिंग, एक एरिया में अगर पानी इकट्ठा हो जाए, सॉइल की जो सलाइनिटी है वो इंक्रीज हो जाए तो वो भी नुकसानदेह होती है। इरिगेशन अगर किया जाए, इरिगेशन का मतलब सिंचाई अगर की जाए प्रॉपर विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर, मतलब सिंचाई इस तरह से की जाए कि वाटर जो है हम उसमें से प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल रहे हैं तो वाटर वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है सॉइल की। बिसाइड्स अफेक्टिंग, अब ये जो वाटर लॉगिंग है ये क्रॉप्स को भी अफेक्ट करेगी, प्लस उसके साथ साथ जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है सॉइल के अंदर उनको ये सरफेस के ऊपर ले आती है। सपोज ये एक एरिया है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो गई है, पानी भर गया है, क्यों पानी भरा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इरिगेशन नहीं हुआ है, तो क्या होगा, इसकी वजह से एक तो अफेक्ट वहाँ पे जो क्रॉप्स उग रही हैं वो क्रॉप्स अफेक्ट होंगी, प्लस उसके साथ साथ जो सॉइल के अंदर जो सॉल्ट्स प्रेजेंट है वो सरफेस पे आ जाएंगे, तो सॉइल सलाइनिटी, सॉइल की जो सॉल्ट की क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। द सॉल्ट
अब सॉल्ट क्या होगा, जो ऊपर आया है वो सॉल्ट जो है एक थिन क्रस्ट की फॉर्म में लैंड पे डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब सॉल्ट जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा और प्लांट की रूट्स में भी वो कलेक्ट हो जाएगा। और इस इंक्रीज सॉल्ट कंसंट्रेशन की वजह से जो क्रॉप्स है उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती और ये डैमेज करता है एग्रीकल्चर को। वाटर लॉगिंग और सॉइल सलाइनिटी मेजर प्रॉब्लम्स है। अगर बात की जाए ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जहाँ फायदे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं, जैसा कि हमने देखा वाटर लॉगिंग और सॉइल सलाइनिटी, ये नुकसान है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो सामने निकल कर आए हैं। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन। सबको पता है डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन में कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज, या फॉरेस्टेड एरिया को नॉन फॉरेस्टेड एरिया में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए। 40% फॉरेस्ट ट्रॉपिक्स में, याद रखना इस चीज़ को, 40% जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रीजन में वो हमने खोए हैं, दे आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और टेम्परेट रीजन के सिर्फ 1% फॉरेस्ट ही हमने लूज किए हैं, मतलब हमने खोए हैं बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जैसे अर्थ है, अर्थ पे ये ट्रॉपिक रीजन है, ठीक है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये टेम्परेट रीजन है, ये वाली टेम्परेट रीजन होती है, ये और ये टेम्परेट रीजन होती है। तो टेम्परेट रीजन के तो मिला के हमने सिर्फ 1% फॉरेस्ट को ही खोया है, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन के हमने 40% फॉरेस्ट को खोया है। 20th सेंचुरी के शुरुआत में फॉरेस्ट कवर, इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर था वो था 30%, लेकिन एंड ऑफ सेंचुरी तक आते आते फॉरेस्ट कवर कितना रह गया, 21.54%। याद रखना, स्टार्टिंग में था 30% और एंड तक आते आते वो रह गया 21.54%। फॉरेस्ट कवर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, बल्कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी NFP 1988, इसके अकॉर्डिंग इंडिया का फॉरेस्ट कवर जो है वो 33% होना चाहिए, 33% होना चाहिए प्लेन रीजन्स का और 67% होना चाहिए हिली रीजन्स का। ठीक है, ये वैल्यूज़ भी याद रखनी है। 33% इंडिया का फॉरेस्ट कवर होना चाहिए प्लेन्स में, जो समतल जगहें हैं, और 67% हिली एरियाज़ में। किसके अकॉर्डिंग? NFP, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग। अब डिफॉरेस्टेशन होता कैसे है? कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चरल लैंड। अगर हम फॉरेस्ट को काट दें और वहाँ पे फसल उगाने के लिए उस जगह को अगर हम यूज़ करें, एग्रीकल्चर के लिए अगर हम लैंड बनाएं जिससे ह्यूमन पॉपुलेशन को खाना मिल सके, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न तो यही है डिफॉरेस्टेशन का। उसके अलावा ट्रीज़ को और किस किस चीज़ के लिए कट किया जाता है? टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए, फायरवुड के लिए, आग जलाने वाली लकड़ी के लिए, कैटल रेंचिंग के लिए, मतलब कैटल की ग्रेजिंग के लिए, कैटल्स वहाँ पे आके फॉरेस्ट को अगर कट कर दें तो वहाँ पे कुछ ऐसी क्रॉप्स उगाई जाती हैं जो जिसपे कैटल्स जो है वो उनको फूड मिल सके। प्लस उसके अलावा और भी पर्पसेस के लिए ट्रीज़ को कट किया जाता है। एक होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये देखिए, एक एरिया में एग्रीकल्चर किया जाता है, फिर वहाँ से सारी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद, मतलब फसल को काटने के बाद फिर उस एरिया को जला दिया जाता है। इसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का दूसरा नाम झूम कल्टीवेशन भी है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में ये प्रैक्टिस किया जाता है। ये भी, इससे भी डिफॉरेस्टेशन होता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में एक्चुअली में क्या करते हैं फार्मर्स? वो ट्रीज़ को कट कर देते हैं, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं और प्लांट्स को, जो बाकी बचे हुए प्लांट्स जो हैं उनको वहाँ पे उसको बर्न कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऐश होता है, जो राख होती है बर्न करने के बाद, वो फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट करती है। जो ऐश होता है, जो राख होती है, वो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होती है एंड द लैंड इज़ देन यूज्ड फॉर फार्मिंग, और उस लैंड को फिर फार्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और कैटल ग्रेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर उस एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कुछ सालों तक, और फिर कुछ सालों के बाद फिर से वहाँ पे क्रॉप्स उगाई जाती हैं। मतलब क्रॉप्स को पहले उगाया, फिर उसको कट किया, फिर उस एरिया को जला दिया, ठीक है, जलाने के बाद फिर वहाँ पे मतलब वहाँ पे कैटल्स के खाने के लिए उसको छोड़ दिया उस एरिया को,
जिससे कैटल्स वहाँ से अपना खाना ले सके। फिर उसके बाद फिर उसे कल्टीवेशन किया और फिर से क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद फिर से उस एरिया को बर्न कर दिया जाता है। तो ये साइक्लिकल प्रोसेस रिपीट होता रहता है, इसी को झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कल्टीवेशन, रिपीटेड कल्टीवेशन हो रहा है, तो रिकवरी जो फेस है, ये जो रिकवरी फेस है जिस फेस पे हम इसको यहाँ पे छोड़ रहे हैं रिकवर होने के लिए इस एरिया को, ताकि ये एरिया, इस एरिया में ये एरिया अपने न्यूट्रिएंट्स को गेन कर सके वापस से। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड की वजह से इसका जो रिकवरी फेस है उसको रिकवरी फेस में नहीं छोड़ा जाता, बल्कि बहुत कम समय के बाद ही दूसरी क्रॉप को ग्रो कर दिया जाता है, और इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। ये डिफॉरेस्टेशन का एक कॉज है। कॉन्सिक्वेंसेस डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या है, ये तो सबको पता ही है। अगर डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यूअसली होता रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब वो बायोमास उसको बायोमास में कन्वर्ट करते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा और फॉरेस्ट नहीं होंगे, उसको ट्रीज नहीं होंगे उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट की तरह काम करेगा। बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, क्योंकि जो हैबिटेट्स हैं, जो पेड़ों पर डिपेंडेंट, पेड़ों पे रहने वाले जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होगा। हाइड्रोलॉजिक साइकिल, जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी, सॉइल का इरोशन होगा और डिजर्टिफिकेशन होगा। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से आपको याद करना है। डिजर्टिफिकेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि एक एरिया से जिसमें डिफॉरेस्टेशन हुआ था, वहां पे अगर हम दोबारा से, मतलब दोबारा, वहां पे अगर हम दोबारा से फॉरेस्ट बनाए, दोबारा से अगर हम प्लांट करें, तो उसको हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। सो रिफॉरेस्टेशन जो है वो प्रोसेस है जिससे रिस्टोर किया जाता है फॉरेस्ट को, जो कभी हुआ करता था, जो कभी पास्ट में हुआ करता था। रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो जाता है डिफॉरेस्टेड एरिया में, और उसके अलावा ट्रीज को भी प्लांट किया जाता है उस एरिया में। रिफॉरेस्टेशन को स्पीड अप करने के लिए ट्रीज को प्लांट किया जाता है, और विद ड्यू कंसिडरेशन टू बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए, वहाँ पे रहने वाले जो वहाँ पे जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है उसको ध्यान में रखते हुए रिफॉरेस्टेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट में केस स्टडी ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए लोगों का पार्टिसिपेशन क्या रहा पास्ट में, उसकी केस उसको हम देखते हैं 1731। 1731 में जो किंग ऑफ जोधपुर है राजस्थान में, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को ये ऑर्डर दिया कि जंगल से लकड़ी इकट्ठी करो, लकड़ी अरेंज करो जिससे कि नया पैलेस बने। अब मिनिस्टर के जो वर्कर्स थे वो फॉरेस्ट में गए, जो कि एक विलेज के पास था, वहां से ट्रीज को कट करने के लिए गए, लकड़ी क्योंकि उनको चाहिए थी। और वो जिस विलेज के पास वो फॉरेस्ट था, उस विलेज में बिश्नोईज लोग रहते थे, बिश्नोई कम्युनिटी रहती थी। अब बिश्नोई कम्युनिटी जो है वो जानी जाती है अपने पीसफुल, अपने जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद नेचर के लिए। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब नेचर के साथ वो बहुत सुख शांति के तरीके से रहते हैं, नेचर को कोई नुकसान कॉज नहीं करते हैं। द एफर्ट टू कट डाउन ट्रीज बाय किंग वाज थ्वार्टेड बाय बिश्नोईज। आप जो ट्रीज कट करने के लिए आए थे, किंग के जो लोग थे, उसका इन्होंने विरोध किया, बिश्नोईज ने उसका विरोध किया। एक बिश्नोई वुमन थी जिनका नाम है अमृता देवी। अमृता देवी ने तो करेज दिखाया, इतना साहस दिखाया कि उन्होंने एक ट्री को ही, ट्री से ही लिपट गई, ट्री को हग किया, और उन्होंने ये किंग के जो लोग आए थे ट्रीज को कट करने के लिए, उनसे कहा कि पहले आप मुझे कट करो तभी आप ट्रीज को कट करोगे, क्योंकि ट्रीज की लाइफ उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी अपनी लाइफ से भी ज्यादा। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं इस इंसिडेंट का। अब किंग के लोगों ने तो उनकी बात नहीं सुनी, और
ट्रीज को भी कट कर दिया अलॉन्ग विद अमृता देवी के साथ साथ ट्रीज को भी कट कर दिया, प्लस उनके साथ साथ उनकी जो 3 डॉटर्स हैं और हंड्रेड्स ऑफ अदर बिश्नोई सोयोवाला और जो बिश्नोई लोग थे उनको भी उन्होंने मार दिया जो कि ट्रीज को बचाना चाहते थे। अब नोवेयर हिस्ट्री में इतना बड़ा कमिटमेंट हम नहीं देखते जितना इस इंसिडेंट में हम देख रहे हैं कि नेचर से इतना लगाव कि नेचर के लिए अपनी जान भी दे दी लोगों ने। ह्यूमन बीइंग सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर कॉज ऑफ एनवायरनमेंट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड शुरू किया है उन्हीं की याद में, उस कम्युनिटी की याद में जो बिश्नोईज का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, जो हमने अभी इंसिडेंट की अभी बात की है। और ये इस प्रोटेक्शन अवार्ड किसको दिया जाता है? रूरल एरियाज में वो लोग जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाते हैं, जो साहस दिखाते हैं और अपना डेडिकेशन दिखाते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उसके 230 ईयर्स बाद, ये इंसिडेंट कब की बात हो रही थी? 1731 की बात हो रही थी, ये जो इंसिडेंट मैंने अमृता देवी का बताया। अब उसके करीब 230 साल के बाद क्या हुआ? खेजराली विलेज में चिपको आंदोलन हुआ तेरी गढ़वाल हिमालय रीजन में। ठीक है, आप गढ़वाल हिमालय रीजन में ट्रीज को जब कट करने की बात आई तब वहाँ पे लोग ट्रीज को लिपट गए ताकि उन्हें कट ना किया जा सके। 1974 में का इंसिडेंट है ये। लोकल वीमेन जो है उन्होंने अपनी ब्रेवरी दिखाई, उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो ट्रीज को कट करने के लिए आए थे, ट्रीज के कॉन्ट्रैक्टर के सामने वो खड़े हो गए और ट्रीज को हग किया उन्होंने, ट्रीज को लिपट के खड़े हो गए कि वो ट्रीज को काटने नहीं देंगे। और इस चिपको मूवमेंट को ऑल ओवर वर्ल्ड अप्रिशिएट किया गया। अब इस रियलाइजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बाय लोकल कम्युनिटीज, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980s में लोकल पीपल के इन्वॉल्वमेंट या लोकल पीपल का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के में, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया JFM का। JFM का मतलब होता है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। और क्या कहा गया उसमें कि जो वहाँ पे एक एरिया में, फॉरेस्ट एरिया के आसपास जो रहने वाली जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो ट्रीज को प्रोटेक्ट करें, प्लस ट्रीज को वो मैनेज करें, प्लस उसके बदले में उनको क्या फायदा मिला कि फॉरेस्ट से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो रूरल पीपल है वो उनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट है, गम है, रबर, मेडिसिन, ये उनको जो लोकल पीपल है उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन उन्हें करना क्या होगा? उनको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होगा, मैनेज करना होगा। और इस तरह से जो फॉरेस्ट है उनको हम सस्टेनेबल मैनर में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से चैप्टर का एंड होता है। चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज यहाँ पे ख़त्म होता है। और इस चैप्टर की टोटल 5 वीडियोज़ हैं, यू कैन ऑल्सो चेक इन द प्लेलिस्ट। थैंक यू।